राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे नर्सिंग विजन पे। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। जी हाँ, आज का जो हमारा चैप्टर है और टॉपिक है वो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 2। तो चलिए चालू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या क्या होने वाला है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक्स जो है आज का हमारा क्या क्या होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ठीक है, और ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, और क्या है, और है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में ही हम लोग क्या पढ़ लेंगे, मेटाबॉलिज्म में ही हम लोग पढ़ लेंगे ग्लाइको। ठीक है, क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, मीनिंग जो है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, मीनिंग का उतना वो नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, आज हम लोग ये टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। लेक्चर जो है थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो शॉर्ट शॉर्ट है, तो इसको हम लोग मतलब कि छोटा है, शॉर्ट तो नहीं बोल सकते, लॉन्ग लॉन्ग है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको खत्म करें। और न्यूट्रिशन को तो हम लोग वन शॉट में ही निपटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा डाइजेशन है। ठीक है, अब डाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, क्या, डाइजेशन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अगला हमारा क्या है, डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हेडिंग होगा, डाइजेशन। ठीक है, तो ये डाइजेशन सुनने में क्या लग रहा है, ये सब से आपको क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये तो रटी रटाई बातें हो गई। तो आइए हम लोग इसको एक बार देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन जो है ना, वो मतलब कि आप समझ सकते हैं डाइजेशन को इस तरह से, कोई भी चीज़ जो है बड़े चीज़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है और वो अब्जॉर्ब हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन होता कैसे है वो देखते हैं, और कहाँ से चालू होता है वो पहले देखते हैं कि डाइजेशन चालू कहाँ से होता है। तो ये जो डाइजेशन है वो चालू हो जाता है हमारे माउथ से। ठीक है, डाइजेशन कहाँ से चालू होता है, माउथ से। माउथ से कहाँ जाता है, माउथ से जो भी हम खाना इन करते हैं उसके बाद से हमारा स्टोमक में जाता है, स्टोमच। ठीक है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक के बाद से कहाँ जाता है, स्टोमक के बाद से ये जाता है हमारे स्मॉल इंस्टेटाइन में। ठीक है, स्मॉल इंस्टेटाइन। अब ये स्मॉल इंस्टेटाइन और ये क्या है, एक बार मैं इसको और भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और स्मॉल के बाद से कहाँ जाता है खाना, हमारे लार्ज इंस्टेटाइन में। कहाँ जाता है, लार्ज इंस्टेटाइन में। ठीक है, तो ये जो है फूड का पाथवे है, समझिए कि पहले हम लोग माउथ में क्या किए, फूड को इन किए, फिर माउथ से खाना कहाँ गया, स्टोमच में, उसके बाद से स्मॉल इंस्टेटाइन, उसके बाद से लार्ज इंस्टेटाइन। ये फूड का पाथवे है, समझो। अब माउथ में क्या होता है, समझो यहाँ पे। तो ये जो माउथ है, माउथ में क्या होता है, हाँ, ये सही रहेगा ना। माउथ में हम लोग खाना को क्या करते हैं, च्युइंग करते हैं, यानी कि खाने को हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, हम लोग माउथ में क्या करते हैं, जो फूड है उसको हम लोग च्युइंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि समझो कि ये फूड है, इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट ले चले गए मुंह में, नहीं, इसको हम लोग च्युइंग करेंगे तो ये छोटे छोटे पीस में क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, और ये जब छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा तो ये जो बड़ा पार्ट है ये इसमें टूट के छोटा छोटा हिस्सों में बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब हम लोग स्विंग करेंगे तो उसके साथ आपको महसूस हुआ होगा कि एक चीज़ रिलीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइबा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सलाइबा का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे सलाइबा बनती है, सलाइबा का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें सलाइबा बनी, सलाइवा क्यों बनी है, और जब हम लोग इसको च्युइंग करते हैं तो इसके साथ क्या मिक्स हो जाता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है, इस खाने के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है। तो सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, ठीक है, ये समझो। ये अमाइलेज होता है, क्या करता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं या न्यूट्रिशन लेते हैं वो मोस्ट ऑफ द किसके फॉर्म में होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। अब वो मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, इसका कुछ वो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी फॉर्म हो सकता है उसका, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जो हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ओलिगो भी हो सकता है, और पोली भी हो सकता है। ठीक है, तो पोली भी हो सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कोई ऐसा एक
क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट नहीं होता, क्या ओलिगो वाला डाइजेस्ट नहीं होता। तो हमने ये कल देखा था। तो हमारा जो माउथ में प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, खाना को हमने स्विंग किया, ठीक है, और उसमें क्या किया, उससे सलाइवा जो प्रोड्यूस हुआ उसमें क्या था, सलाइवरी अमाइलेज है। माउथ में बहुत कम ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, 5% ऑब्जॉर्ब हो जाता है खाना, ठीक है। ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, 5% माउथ में हो जाता है, ठीक है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, माउथ में, किसकी हेल्प से, अमाइलो मतलब कि सलाइवरी अमाइलोज की मदद से, ठीक है। इसकी मदद से जो है खाना हमारे मतलब कि बोले तो माउथ में कुछ 5% ऑब्जॉर्व हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल में क्या होता है, स्मॉल में सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। ये जरूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल एकदम स्टॉप ही होगा, वहां पे कुछ देर के लिए थांबा थांबा होल्ड हो जाता है खाने पे, उसका ऑब्जॉर्प्शन और सारी चीजें क्या होती है, रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, जो कि क्या करता है, अमाइलेज पे जो ये हमारा सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज को क्या करता है, खत्म कर देता है, यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर खाना आता है हमारा कहाँ है, स्मॉल इंस्टेटाइन में। स्मॉल इंस्टेटाइन में क्या होता है यहाँ पे, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू से देखते हैं सबसे पहले, ठीक। अब समझो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं, किसे देख लेंगे, एक बार हम लोग 3D में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले छोटा नहीं हुआ, हाँ ठीक है, ये समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ से क्या किया, ये जो फूड है, ये फूड है, ठीक है, ये फूड है, फूड को हमने इनटेक किया किससे, माउथ से, ठीक है। ये क्या है हमारा, माउथ है, माउथ से हमने फूड को इनटेक किया। फूड हमारे ओसोफेगस के द्वारा हमारे कहाँ पे आया, यहाँ पे स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये सही नहीं चल रहा है तो इसको हम लोग एस्केप करते हैं और आ जाते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड पे ही, यहीं पे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो कि खाना च्यूइंग होके माउथ से हमारे स्टोमक में आ गया। तो स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, स्टोमक। अब माउथ से हम लोग खाना चबाए, ये तो दिख ही रहा है सबको कि खाना चबा रहे हैं भैया, खाना चबा रहे हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है, उसके बाद से गले से नीचे जा रहा है, तो वो नहीं समझ में आ रहा है वहाँ से क्या हुआ। यहाँ पे हमको पता चल गया कि सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो क्या करता है, खाने में मिक्स हो जाता है और खाने को तोड़ने में हेल्प करता है और ऑब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। अब स्टोमक में जब आएगा अपना, क्या आएगा, जब स्टोमक में आएगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जब स्टोमक में आएगा, जब सलाइवरी अमाइलेज हमारे स्टोमक में आएगा, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज जब हमारे स्टोमक में एंट्री किया ना, तो यहाँ पे आके ये इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव क्यों हो जाता है, इनएक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ये हमारा स्टोमक है, इसके पास होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइक एसिड, जो क्या करता है, इसको इनएक्टिव कर देता है, इसको रोक देता है कुछ देर के लिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ देर के लिए, सम टाइम, फॉर सम टाइम, ठीक है, सम टाइम मतलब कुछ देर के लिए, कभी कभी वाला सम नहीं है, ठीक है। सम टाइम डाइजेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है यानी कि रुक जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से चलो, अब यहाँ से कुछ देर के लिए रुक गया तो क्या यहाँ पे कुछ होगा, नहीं होगा। उसके बाद से क्या होता है, फूड ये जो होता है ये हमारे कहाँ जाता है, फूड ये हमारे इंस्टेटाइल में चला जाता है, स्मॉल इंस्टेटाइल में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, नाउ फूड इन स्मॉल टाइम, स्मॉल इंस्टेटाइन। तो ये जो हमारा खाना है वो अब कहाँ चला गया, ये खाना हमारा चला गया स्मॉल इंस्टेटाइन में। अब स्मॉल इंस्टेटाइन में आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, अब जब ये स्मॉल इंस्टेटाइन में आ गया तो यहाँ पे क्या होगा। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कहाँ से, स्मॉल इंस्टेटाइन, स्मॉल इंस्टेटाइन से कंटिन्यू करते हैं। स्मॉल इंस्टेटाइन में जब ये आया तो स्मॉल इंस्टेटाइन के पास एक होता है, क्या होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन के पास एक होता है
ड्यूडिनम, ठीक है। यहाँ पे ड्यूडिनम जब इसको रिसीव करता है, ड्यूडिनम क्या करता है, खाने को रिसीव करता है। यहाँ पे ड्यूडिनम ने खाने को रिसीव किया और क्या करेगा, वहाँ पे ये सिक्रेट करना चालू कर देगा। क्या सिक्रेट करेगा, यहाँ पे सिक्रेट करेगा पेनक्रियाट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पेनक्रियाट जो है, पेनक्रियाज लगा होता है। तो पेनक्रियाज क्या करेगा, पेनक्रियाज तो ऐसे फालतू में लगा हुआ नहीं है, उसका भी तो कोई काम है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम लोगों ने मुंह में खाना लिया, मुंह से खाना हमारे ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमक में गया, स्टोमक ने वहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज को इनएक्टिव कर दिया। और जब सलाइवरी एमाइलेज इनएक्टिव हुआ, इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसलिए वो इनएक्टिव हो गया। जब वो इनएक्टिव हो गया तो क्या हुआ, जो फूड है वो कुछ देर के लिए वहाँ पे उसका डाइजेशन रुक गया। जब फूड का कुछ देर के लिए डाइजेशन रुक गया तो क्या हुआ, जब फूड का कुछ देर के लिए डाइजेशन रुक गया तो फूड अब आगे बढ़ा। आगे कहाँ गया, आगे गया स्मॉल इंस्टेटाइन में। तो स्मॉल इंस्टेटाइन जो ये हमारा होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन जो हमारा होता है वहाँ पे ऐसे एक होता है ड्यूडिडम, और ड्यूडिडम के पास लगा होता है ऐसे करके एक पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज तो ऐसे फालतू में लगा हुआ नहीं है, ये पेनक्रियाज किसी काम के लिए लगा हुआ है। ये समझो कि एंट्री पॉइंट पे ही बैठा है, ये गार्ड का काम कर रहा है स्मॉल इंस्टेटाइन में, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंस्टेटाइन की ओपनिंग है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग है। स्मॉल इंस्टेटाइन की ये वाली ओपनिंग है, वहाँ पे जस्ट उसके नीचे क्या लगा हुआ है, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज क्यों लगा हुआ है, पेनक्रियाज इसलिए लगा है क्योंकि ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज को रिलीज करता है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे रिलीज होगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या होता है, क्या करता है, उसे भी हम लोग देखते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब यहाँ पे चालू होगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या होता है, क्या काम करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज अब फिर से क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन चालू कर देता है। यानी कि टुकड़े टुकड़े में तो मुंह में टूटा ही था, मतलब कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है या मैकेनिकल फॉर्म है, हमने उसको छोड़ के तोड़ के टुकड़े टुकड़े किए ही थे। जैसे रोटी हमने च्युइंग कर ली, चबा ली, और वो अंदर चला गया, ओसोफेगस से स्टोमक में गया, तो वो तो ऐसे ही है। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से इसका क्या चालू होगा, इसका फिर से ब्रेक डाउन चालू होगा। यानी कि शुरू वाली कहानी फिर से दोहराई जाएगी, फिर से यहाँ पे तोड़ा जाएगा। किसको तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा हमारे कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी फॉर्म हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के अब क्या किया जाएगा, स्टार्च में बदला जाएगा। स्टार्च क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। यानी कि समझो कि हमारे माउथ में एक पत्थर गया, पत्थर को तोड़ के हमने छोटे छोटे कंकड़ बनाए, कंकड़ अब हमारे पेट में गया, तो वहाँ पे जो सलाइवरी अमाइलेज था उसको इनएक्टिव करके फिर आगे प्रोसेसिंग में डाल दिया गया। अब उस पत्थर को, जो कंकड़ थे, उस कंकड़ को तोड़ के बालू बनाया गया छोटी छोटी, ठीक है, उससे रेत बनाई गई छोटी छोटी, ठीक है। अब यहाँ पे रेत एक फॉर्म होती है, वो पत्थर का ही तो एक फॉर्म है, रेत छोटा फॉर्म है, तो यहाँ पे स्टार्च बना। अब स्टार्च में क्या होगा, स्टार्च में क्या होगा, इसमें होगा इनएक्टिव लाइन। इसके पास क्या होता है, मतलब कि सॉरी, इंस्टेटाइन जो स्मॉल इंस्टेटाइन है उसके पास क्या है, उसके पास एक चीज़ होती है, ठीक है। ये जो इंस्टेटाइन है इसमें क्या होता है, इसमें मतलब कि लाइनिंग होती है, ठीक है, लाइनिंग होती है। कैसी लाइनिंग होती है, माइक्रो विलाई की तरह, ऐसे विलाई, ऐसे विलाई लगते हैं, विलाई ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो हमारे पेट के दीवालों पे ऐसे होते हैं। ये बहुत सारे काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एरिया को इंक्रीज भी करते हैं, ये जो एरिया को इंक्रीज भी करते हैं, ठीक है, एरिया को इंक्रीज भी करते हैं। अभी तक तो हम लोग यही पढ़े थे, बट इनके पास एक और चीज होती है जिसका नाम है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ब्रश बॉर्डर एंजाइम। जी हाँ, जिसका नाम है ब्रश बॉर्डर एंजाइम। अब ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम होता क्या है और क्या काम करता है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम ये माइक्रो विलाई या विलाई पे लगा होता है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम ये विलाई पे लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे ये रहता है विलाई पे। और इसका काम क्या होता है, अब इसका काम होता है फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या स्टार्च, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो ये आपका सुक्रोज है। अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ये आपका क्या है, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज को अगर जब हम लोगों ने तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड फॉर्म है, ठीक है, ये मोनोसेक्राइड फॉर्म है। और ये हमारा डाइसेक्राइड फॉर्म है। तो डाइसेक्राइड यानी कि दो यहाँ पे
दो मोनोसेक्राइड जुड़े हैं तभी तो यहाँ पे डाइसेक्राइड बना है। जब डाइसेक्राइड को हम लोग तोड़ेंगे तो हमें दो मोनोसेक्राइड मिलना चाहिए, तो दो मोनोसेक्राइड हमें मिलते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दो हमें मोनोसेक्राइड मिल गए। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ब्रश बॉर्डर ये जो है यहाँ पे ये ब्रश बॉर्डर जो एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ये क्या करेगा, स्टार्च बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्च बन गया, स्टार्च जो हमारा बन गया ये हमारा क्या है, स्टार्च क्या होता है हमारा, ये हमारा डाइसेक्राइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब देखो, अब जब डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे स्टार्च बन गया तो स्टार्च को क्या करेगा, ये तोड़ के ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और सारी चीज़ों में क्या करेगा, ये अलग करेगा। यहाँ पे एक सेकेंड, क्या हो गया भैया, नो थैंक्स। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमारा स्टार्च बन गया है। अब स्टार्च को कौन तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ता है हमारा ब्रश बॉर्डर एंजाइम। ठीक है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम इसको तोड़ के क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बांट देगा। ठीक है, और वहाँ पे अगर जो लैक्टोज बन गया तो मान लो भैया वहाँ पे लैक्टोज बन गया तो क्या करेगा, लैक्टोज बन गया तो भी इसको तोड़ेगा, लैक्टोज को क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ के ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बना देगा। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड का एक फॉर्म है। ठीक है, मोनोसेक्राइड का फॉर्म है। मोनोसेक्राइड यानी कि सबसे छोटी यूनिट कार्बोहाइड्रेट का, इससे छोटा यूनिट नहीं बन सकता कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइक्टोज बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना क्या है, यहाँ पे देखो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बोलो भैया अभी तक क्या कर रहे थे, तो अभी तक जो था वो चलो जैसे किया वो ऐसे किया। ये हमारा एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ये ओसोफेगस है और ये इसका स्टोमच है, स्टोमा, यहाँ डूडम नहीं, अभी बनाते हैं व्यक्ति। ये हमारा जो व्यक्ति है, ठीक है, ये एक इंसान है और इंसान के अंदर ये आपका हमारा लैरिंग्स फेरिंग्स ट्रेकिया फ्रेकिया सब यहाँ पे है। ठीक है, ये आया। ठीक है, ये ड्यूडम है, यहाँ पे पेनक्रियाज है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने ये कार्बोहाइड्रेट को क्या किया, ईट किया, तो ये हमारे माउथ में गया, तो माउथ में जाके ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, टूट जाएगा, ऐसे ये बिखर जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये क्या हुआ, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किसके फॉर्म में है, ये पॉलीकार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है। अभी यहाँ ये ईसोफेगस के मदद से हमारे स्टोमच में आएगा और यहाँ पे पॉलीहाइड्रेट, यहाँ पे 5% ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा पॉली कार्बोहाइड्रेट का, किसकी हेल्प से, सलाइवरी एमाइलोज की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पे सलाइवरी एमाइलोज जो है वो आके इनेक्टिव हो जाएगा, इनेक्टिव क्यों हो जाएगा, इनेक्टिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे HCl है, इसलिए यहाँ पे ये इनेक्टिव हो जाएगा। और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये तो हमारा किसके फॉर्म में है, ये हमारा पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में है, ये पॉलीसेक्राइड बोल लीजिए या पॉलीकार्बोहाइड्रेट बोल लीजिए, इसके फॉर्म में है। अब यहाँ पे आता है पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज निकालता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज निकालता है। यहाँ पे कुछ देर के लिए इनेक्टिव हो गया और डाइजेशन क्या था, डाइजेशन स्टॉप था कुछ देर के लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ देर के लिए डाइजेशन स्टॉप हो गया। जब कुछ देर के लिए डाइजेशन स्टॉप हुआ तो फिर क्या हुआ, फूड जो है वो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के कहाँ पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग पे। स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग पे क्या था, पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज ने क्या रिलीज किया, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने क्या किया, ये जो पॉलीसेक्राइड था उसको चेंज करके क्या कर दिया, इसको डाइसेक्राइड में बना दिया, इसको डाइसेक्राइड बना दिया। ठीक है, पॉलीसेक्राइड को क्या किया, डाइसेक्राइड बना दिया। जब ये डाइसेक्राइड बना तो और आगे आया, आगे आके कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे बढ़ा। जब और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ा तो इसका सामना हुआ माइक्रोबिलाई पे, विलाई पे रहने वाले ब्रश बॉर्डर एंजाइम से। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम ने क्या किया, इस डाइसेक्राइड को क्या किया, मोनोसेक्राइड में तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च बना या आपका लैक्टोज बना, जो भी बना उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा
तो हमें क्या मिला, मोनोसेक्राइड। तो हमें क्या मिला, मोनोसेक्राइड। अब हमें तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है ना कार्बोहाइड्रेट का। जब हमें कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया है तब उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तब तक अभी तक समझ में आया कि नहीं, अभी तक का हिस्सा? ठीक है, अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। जब स्मॉल इंस्टेटाइन आ गया तो स्मॉल के बाद से तो लार्ज में इंस्टेटाइन आता है ना भैया। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ऐसे फालतू में तो दिया नहीं होगा, या फिर भगवान ने तो ऐसे फालतू में तो दिया नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, भैया ये एक्स्ट्रा हो रहा है, एक काम करो ये इससे भी ले जाओ। नहीं, ये है हमारा क्या, लार्ज इंस्टेटाइन। ठीक है, लार्ज इंस्टेटाइन। अब लार्ज इंस्टेटाइन में क्या होता है? ठीक है, अब इसे हम लोग भी समझ लेते हैं लार्ज इंस्टेटाइन में क्या होता है। तो लार्ज इंस्टेटाइन में क्या होता है समझो। लार्ज इंस्टेटाइन में क्या होता है, लार्ज इंस्टेटाइन में, इसमें ये नहीं दिख रहा है। लार्ज इंस्टेटाइन में क्या होता है, इसमें नो एग्जाइम। क्या इसमें एग्जाइम ही नहीं होता कोई, इसमें कोई एग्जाइम ही नहीं होता, नो एग्जाइम। ठीक है, मतलब कि ये कहता है कि मैं अपने धुन में रहता हूँ, मैं भी लेकिन तुम्हारे जैसा हूँ। ठीक है, अभी है अलग, इसमें कोई एग्जाइम प्रेजेंट ही नहीं है, बट बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा हूँ। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अनडाइजेस्टेड फूड आता है। ठीक है, यहाँ पे जब अनडाइजेस्टेड फूड आता है, क्योंकि भाई सब तो मोनोशुगर बन चुके हैं, और सॉरी मोनोसेक्राइड बन चुके हैं। जब मोनोसेक्राइड बन चुके हैं तो उसका तो ऑब्जॉर्प्शन होगा। ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। अब मान लो कि मोनोसेक्राइड को शरीर जो है आराम से ऑब्जॉर्ब कर लेगा। अभी ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे, अभी हम लोग डाइजेशन देख रहे हैं। तो डाइजेशन को हमने देखा, माउस आया, ओसोफेगस हमारे स्टोमक में गया, HCl ने सलाइवरी एमाइलेज को बंद कर दिया। सलाइवरी एमाइलेज हमारे सलाइवा ग्लैंड से रिलीज होता है जो हमारे माउथ में है। पहले हम लोग 3 जानते थे, बट रिसेंट की स्टडी के हिसाब से 4 हो गए हैं। ठीक है, अब उसको छोड़ो, अभी इतना वो डीप में नहीं जाना। ठीक है, अब उसके बाद से हमारा जो खाना है वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो चुका है, मोटा मोटी मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हुआ तो वो ऑब्जॉर्ब हो गया। लेकिन जो बाकी बच गए हैं उनका क्या, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट आते हैं। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, वो कहाँ पर चला जाता है, हमारे लार्ज इंस्टेटाइन में। यानी कि ये सर्वहारी है, या सबको भैया एक्सेप्ट करते हैं नाओ। सब अभी तक भगाते गए थे ना, तो ये भी भगाएंगे, बट देर से भगाएंगे, आएंगे लेकिन पीछे से आएंगे, ब्रोकन बाई। अब ये क्या करेंगे, गट बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ये गट बैक्टीरिया का यूज करेंगे। ठीक है, गट बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया हमारे गट में पाए जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। अगर ये इसमें गड़बड़ होता है तो हमारे पेट में गड़बड़ होता है, लूज मोशन होता है, मोशन होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, गट बैक्टीरिया कारण इसको हम लोग ठीक करने के लिए बाइसिलस 2 बिलियन 4 बिलियन जो भी मेडिसिन आती है हम लोग गट बैक्टीरिया को ही ठीक करने के लिए देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट फैटी एसिड, यानी कि शॉर्टेज चैन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट चैन फॉर फैटी एसिड। अब जब गट बैक्टीरिया इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, इसमें एसिड रिलीज होता है। ठीक है, अब ये मतलब कि एसिड रिलीज होता है, शॉर्ट फैटी चैन एसिड, मतलब कि इसे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है, बट का बहुत कम एनर्जी मिलता है। लेकिन ये जो हमारा शरीर है वो खाने के हर एक एनर्जी को क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, बहुत लो अमाउंट में एनर्जी मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या और होता है, और हमें H2 होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है, और CH4 का प्रोडक्शन होता है। CO2 से ही हमारे पेट में गैस बनती है। ठीक है, यही इसी की वजह से हमारे पेट में गैस बनती है, फॉल्टिलिन्स। यही कारण है जिसके कारण हमारे पेट में गैस बनती है। नहीं तो हम लोग क्या हवा को लेते हैं उसके कारण गैस बनती है, नहीं। फूड जब डाइजेस्ट होता है, गट बैक्टीरिया उसको तोड़ने लगते हैं तो H2 बनता है, CO2 बनता है, और CH4 बनता है, जिसके कारण हमें फॉल्टिलेस होता है, यानी कि गैस बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब इन सारी चीज़ें इन सब चीज़ करने के बाद भी हमारे पास इंसोल्यूबल फाइबर बचता है। इंसोल्यूबल फाइबर, अब ये मत सोचना कि बेकार है, नहीं। इंसोल्यूबल फाइबर जो है वो हमें क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। अगर जो इंसोल्यूबल फाइबर ना हो तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कचरा जाएगा भाई कैसे। तो इंसोल्यूबल फाइबर हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और ये क्या करता है, बल्क में स्टूल को बनाता है। ठीक है, प्रोवाइड टू बल्क टू स्टूल। ठीक है, स्टूल को क्या करता है, बल्क में करता है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्जर्प्शन पे। अब तक तो हमने क्या पढ़ा, अब तक तो हमने डाइजेशन पढ़ा। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा। डाइजेशन के बाद से हम लोग क्या यहाँ पे आ जाते हैं, डाइजेशन के बाद से हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है, ऑब्जर्प्शन। ठीक है, इस टॉपिक क्या नाम है, ऑब्जर्प्शन। तो ऑब्जर्प्शन क्या होता है,
किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व ऐसे ऑब्जर्व नहीं करना कि भैया आँख से देख रहे हैं, ये भी तो ऑब्जर्प्शन हो गया, वो दूसरी चीज़ हो गई। बॉडी जो हमारा ऑब्जर्प्शन करता है वो दूसरी चीज़ हो गई। तो ऑब्जर्प्शन अब कैसे होगा? तो देखो, ऑब्जर्प्शन बॉडी हमारा सिर्फ मतलब कि अगर जब बात करें तो सिर्फ एक ही फॉर्म का करता है। अगर जब मोटा मोटी देखें तो उसका नाम है हमारा मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड का ही ऑब्जर्प्शन हमारा जो बॉडी है वो करता है। मोनोसेक्राइड्स का ही ऑब्जर्प्शन हमारी बॉडी करता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है? मोनोसेक्राइड अब हमारे ब्लड में चला जाता है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वो विलाई लगे थे वो एरिया इंक्रीज करके ऑब्जर्व कर रहे थे मोनोसेक्राइड को, क्योंकि भैया वहाँ पे तो हम लोगों ने स्टार्च को तोड़ दिया था। स्टार्च को कौन तोड़ा था? हमारा बॉर्डर क्या था, अभी क्या था उसका नाम, देखो मैं भूल गया। उसका नाम था बॉर्डर, अरे यार अभी देखो पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गया। हाँ, ब्रश बॉर्डर एग्जाइम। मेरा तो वही हाल हो गया। अभी मेरे को किसी ने बोला कि ये आयुष किधर जा रहा है, अभी मेरा नाम किसी ने बना लिया वैसे। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड में क्या होता है, ऑब्जॉर्ब जो होता है आफ्टर अ फाइनिंग अ डाइजेशन। ठीक है, फाइनल डाइजेशन के बाद से क्या होता है, यह ऑब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, किस में ऑब्जॉर्व होता है? ब्लड में। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जॉर्व होता है, तो ये ऑब्जॉर्प्शन की कहानी थी। अब देखो क्या होता है, आफ्टर फाइनल डाइजेशन के बाद से हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, फाइनल डाइजेशन के बाद से हमें तीन चीज़ें मिलती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें मिलती है भैया? फाइनल डाइजेशन के बाद से हमें 3 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। कौन से सेक्राइड मिलते हैं? 3 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। 3 मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है? 3 मोनोसेक्राइड का मतलब होता है कि हमें मोनोसेक्राइड के 3 ऐसे फॉर्म मिलते हैं जो हमारा शरीर जो है उसे ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व कैसे करता है वो चीज़ें बाद में हम ही देखते हैं। पहले हमें देखते हैं कि मिला क्या, रिजल्ट क्या फॉर्म हुआ। डाइजेशन का रिजल्ट जो था वो क्या था? डाइजेशन का जो हमारा रिजल्ट था वो था ग्लूकोज, सॉरी क्या था? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज और क्या है? लास्ट एंड फ्रुक्टोज। ये चीज़ जो है हमें मिला फाइनल ऑब्जर्प्शन के बाद, सॉरी फाइनल डाइजेशन के बाद। तो ये तीन चीज़ें मिली। अब तीन चीज़ों का ये जो डाइजेशन है वो कैसे होगा? अब इन तीन चीज़ों का एक सेकेंड, हाँ, इन तीन चीज़ों का ऑब्जर्प्शन कैसे होगा? ये तीन चीज़ें तो हमें डाइजेशन से मिली। अब डाइजेशन कैसे था, क्या था, ये तो हमने फुल्ली देख लिया एकदम बिल्कुल, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमें मिला, तो अब जब ऑब्जर्प्शन से हमें ये तीन चीज़ें मिली तो उसके बाद से हम इन तीन चीज़ों का क्या करेंगे? अब इसमें इन तीन चीज़ों का क्या होता है? इन तीन चीज़ों को क्या होता है? दे गेट ऑब्जर्व बाई a mucosa of स्मॉल इंस्टेटाइन। ये क्या होता है? ये तीन चीज़ें जो है ना वो स्मॉल इंस्टेटाइन के म्यूकोसा के लेयर से या फिर म्यूकोसा जो है उसके द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। कहाँ पे? मेनली मतलब ज़्यादा ऑब्जर्प्शन कहाँ पे होता है? जियोज्यूनम। ठीक है, अब यहाँ पे एनाटॉमी मैं नहीं पढ़ाने आया हूँ, मैं जियोज्यूनम एक पार्ट होता है स्मॉल इंस्टेटाइन का, मोटा मोटी बता रहा हूँ। वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है? ऑब्जर्प्शन होता है फूड का। अब ये ऑब्जर्प्शन कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग उसका अब क्या करते हैं? मैकेनिज्म देखते हैं। अब उसका हम लोग क्या करते हैं? मुआयना करते हैं। अभी तक तो हमने डाइजेशन देख लिया, डाइजेशन से तीन चीज़ें मिली। अब तीन चीज़ों का क्या होता है? म्यूकोसा जो लेयर होती है जियोज्यूनम में वो क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। तो ऑब्जर्व करती कैसे है ये तो बताइए सर। ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म हम लोग क्या पढ़ने से डरते हैं? नहीं, तो पढ़ेंगे ना। तो चालू करते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म, तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास तीन चीज़ें हैं, जिसमें क्या है हमारे पास? तीन चीज़ों में से हम क्या ले लेते हैं? हम लोग ले लेते हैं किसको? ग्लूकोज को। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज ही सस्ता मिलता है। अब ग्लूकोज को हम लोगों ने ले लिया। जब ग्लूकोज को हम लोगों ने ले लिया, मान लो कि अब यहाँ पे ग्लाइक्टोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे। मोनोसेक्राइड एक ले लिए, तीनों में से किसी एक को चुनना था, हमने ग्लूकोज को चुन लिया पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मोनोसेक्राइड ले लिए, जब मोनोसेक्राइड हमने वहाँ पे लिया तो वहाँ पे क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अब मैं भी उसके बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि यहाँ पे एक एंजाइम आएगा और क्या करेगा, हमारे एक एटीपी की मदद से, एक या बहुत सारे एटीपी की मदद से क्या करेगा, ये जो हमारा मोनोसेक्राइड है इसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए हमें चाहिए क्या, एक एजेंट, यानी कि मान लो कि यहाँ पे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि जब ये ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें हमें पैसा देना पड़ेगा। मान लो कि ये बोतल है, ये मान लो ये बोतल है, इस बोतल को मुझे, मैं छत्तीसगढ़ से बिहार भेजना चाहूँ तो पैसा तो लगेगा, ठीक है, पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ, बॉडी हमारी तैयार है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसके लिए एजेंट भी तो चाहिए, इस बोतल को भेजना तो है, मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, बट जाएगा तो जाएगा कैसे, ट्रेन से भेजना है, बस से भेजना है, ट्रक से भेजना है, कोई चल के ले जाएगा, साइकिल से ले जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट। तो यहाँ पे एक एजेंट आता है जिसका नाम है SGLT1। तो SGLT1 का मतलब क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म भी तो बता दो सर। SGLT1 1Na+, इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है भैया, तो यहाँ पे, हाँ ये सही चल रहा है, इसका मतलब होता है सोडियम, एक सेकंड, इसका मतलब होता है सोडियम ग्लूकोज, क्या हो रहा है, हाँ, SG1LT का मतलब क्या है वो हम लोग देख रहे थे। तो SGLT का मतलब देखते हैं। SGLT का मतलब होता है, क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट, बस यही होता है। SGLT का मतलब होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ग्लूकोज को, ठीक है। अब ये एजेंट है, ठीक है, ये एजेंट है। अब ये एजेंट क्या करेगा, इसमें खर्च होगी किस चीज़ की, इसमें खर्च होगी एनर्जी की, यहाँ पे एनर्जी नीड है, ठीक है, नीड है कहाँ पे, इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हुआ, तो ये क्या किया, ये जो हमारा ग्लूकोज है उसको उठा के म्यूकोसा लेयर या फिर ब्लड में ले जाकर पहुंचा दिया, जहाँ पे भी लेके जाना है, मान लो कि A पॉइंट से इसको B पॉइंट पे लेके जाना है, तो ये पहुंचा दिया। और इसका एजेंट क्या था, SGLT1Na+, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें खर्च हुआ एटीपी यानी कि करेंसी होता है हमारे बॉडी का, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी का मतलब हो गया। अब दूसरा यहाँ पे, अब ये किस चीज़ों में हो सकता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। अब हम 3 चीज़ बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये 2 चीज़ों के साथ ही होगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के साथ ही होगा। तो बच्चा भैया 3 चीज़ें तो हमें मिल रही है, फ्रुक्टोज को क्या छोड़ देंगे, जो हमें मिला वहीं पे रहेगा, नहीं भैया, फ्रुक्टोज का भी हमारा शरीर जो है उसको भी ठिकाने लगाता है। तो फ्रुक्टोज के लिए क्या होता है, फ्रुक्टोज के लिए क्या यूज होता है, फ्रुक्टोज के लिए यूज होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजिएशन, फैसिलिटेटेड, ये जो डिफ्यूजन है, सॉरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड जो ये डिफ्यूजन है ये क्या होता है, तो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये इनएक्टिव या फिर बोल लीजिए ऐसा ट्रांसपोर्ट है, इसमें नो नीड एनर्जी, इसमें नो नीड एनर्जी, इसमें एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं भैया, एनर्जी चाहिए ही नहीं, नो नीड एनर्जी। इसमें कौन सा एजेंट यूज होता है, इसमें होता है GLUT5, यानी कि ग्लाइकोज, ठीक है, ग्लाइकोज ट्रांसपोर्ट 5, ठीक है, ग्लाइकोज ट्रांसपोर्ट 5, इसमें ये वाला एजेंट यूज होता है, जो जिसको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, फ्रुक्टोज को हम लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। वंस दे इंटर इंटरस्टिशियल सेल, अब देखो ये क्या करता है, ये कहाँ पे भेजता है, ये ट्रांसफ़र करता है, ये सबको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, ये सबको ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, ये इंस्टेंशियल, भाई भेजना है तो कहीं तो भेजना है, अभी तक तो हमने देखा कि भेजना है, किससे भेजना है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये इंस्टिशियल सेल में भेजता है, यानी कि इस सबको, ये जो GLUT5 है और SGLT है वो कहाँ पे भेजेगा, ये हमारे ग्लूकोज को या फिर हमारे ये ग्लाइकोज को या फ्रुक्टोज को इंस्टिशियल सेल में भेजेंगे, ये सब इसको कहाँ पे भेजेंगे, इंस्टिशियल सेल में। अब ये इंस्टिशियल सेल में आ गया, ठीक है।
अब ये जो है वो कहाँ पे आ गया, इंस्टीशियल सेल में आ गया। जब ये इंस्टीशियल सेल में आ गया यानी कि वंस दे इंटर इंस्टीशियल सेल, इंस्टीशियल सेल में जब ये इंटर हुआ तो यहाँ पे भी तो कुछ होगा। इंस्टीशियल सेल में जब ये इंटर होगा तो यहाँ पे भी एक एजेंट आता है, ठीक है, वो एजेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग GLUT2, ठीक है, GLUT2 यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो भी है यहाँ पे लिखा है मैंने ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 यहाँ पे आता है। ये क्या करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2, इसका काम क्या होता है, ये एक पोर्टल वेन को, यहाँ पे एक होता है पोर्टल वेन, ठीक है। अब पोर्टल वेन क्या है भैया ये भी बता दो। तो देखो मैं बता रहा हूँ, अगर जे आपको थोड़ी सी भी एनाटॉमी क्लियर होगी तो पोर्टल वेन याद आ रहा होगा, ठीक है। पोर्टल वेन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इंस्टीशियल सेल में आ गया तो ग्लूट सेल क्या करेगा, अब इनको क्या करेगा, GLUT2 इनको पोर्टल वेन में भेजेगा। इंस्टीशियल सेल में तो आ गया, ऑब्जर्व कर लिया, इंस्टीशियल सेल हमारे बॉडी में होता है, इसको भेजेगा पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन कौन सा वेन होता है, ये हमारा क्या होता है लीवर के पास, ये ऐसे लीवर से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। ये हमारा पोर्टल वेन, तो ये लीवर से जुड़ा हुआ है। जब ये लीवर से जुड़ा हुआ है, ये लीवर से जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये हमारा फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज प्लस ग्लैक्टोज को मिला के क्या बनेगा, तोड़ के, सॉरी, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को तोड़ के बनाएगा ग्लूकोज। यानी कि अल्टीमेट तो हमें ग्लूकोज ही चाहिए था, जो हमें ग्लूकोज मिल गया तो ठीक है, उसका यूज़ कर लेगा बॉडी। अगर नहीं मिला तो बॉडी क्या करता है, अब उसको लीवर में ले जाके फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे यहाँ पे जो हमारा बॉडी है वो ग्लूकोज को ही रख रहा है और ग्लूकोज को ही यूज कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज का भी तो हमारे अंदर क्या हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। तो जब ये ट्रांसफर हुआ था तो ये क्या किया, इंस्टीशियल सेल के पास गया। जब इंस्टीशियल सेल के पास गया तो इंस्टीशियल सेल ने क्या किया, इसे उठा के कहाँ पर डाल दिया, एक पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन किससे जुड़ती है, पोर्टल वेन हमारे लीवर से जुड़ती है। और लीवर ने क्या किया, इनको फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को बदल दिया ग्लूकोज में। यानी कि लीवर वो फैक्ट्री है जो फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को चेंज कर देती है ग्लूकोज में। ठीक, अभी तक तो कहानी काफ़ी सिंपल चली कि डाइजेशन हो गया, मुंह में लिया हमने और अमाइलेज बना, सलाइवरी अमाइलेज बना, मुंह में हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या किया, इंजेक्शन किया माउथ से और कार्बोहाइड्रेट बना, ठीक है। और हमारे स्टोमक में गया, रुक गया और वहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज इनएक्टिव हो गया, HCl बना और HCl ने क्या किया कि हमारे सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिव कर दिया। और हमारे कहाँ पे चला गया, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन, उसमें क्या हुआ, उसमें सारी चीज़ें फसड़ मची, वो हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे बना हमारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और क्या बना, ग्लाइक्टोज। ये तीन चीज़ें बन गई लास्ट स्टेज पे। तो अब तीन चीज़ों क्या हुआ, ऑब्जर्प्शन हुआ। तो ऑब्जर्प्शन किसने किया, GLUT1 ने, GLUT और 5 ने, और HCl1 2 जो भी है उसने किया, सोडियम, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है वो काम किया। तो ये हमारे इंस्टीशियल सेल में आ गया। इंस्टीशियल सेल ने क्या किया, ग्लूकोज को रखा, बाकी चीज़ों को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, क्या, पोर्टल वेन में। यानी कि ये सरकारी गवर्नमेंट का एक क्या समझो कि एक काउंटर है। काउंटर नंबर 1 ने बोल दिया कि आप काउंटर नंबर 2 पे जाओ, तो आपको ये रोड है, यहाँ से चले जाओ। तो काउंटर नंबर 2 पे जाने के बाद से आपको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज से ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज अल्टीमेट जो है हमारा ग्लूकोज ही बनना है। तब ग्लूकोज के साथ क्या होगा, ये भी तो मन में हमारे क्वेश्चन उठना चाहिए कि भैया सारी चीज़ें ग्लूकोज ही हो रही है तो ग्लूकोज के साथ क्या होगा। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के साथ बहुत अच्छी चीज़ें होती है। अब क्या होगा उसके साथ, जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कैसे होता है और कौन सी चीज़ें होती है। तो उसके लिए हमें जानना होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो इससे काफ़ी लोग फैमिलियर होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे, तो उनको मैं बता दूं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें दो चीज़ें होती है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटा यानी कि जो चीज़ें हैं वो जुड़ती है, यानी कि केमिकल जुड़ते हैं, और एना मतलब केमिकल टूटते हैं। यानी कि समझो कि ये एक पत्थर है, इसको हमने तोड़ के क्या कर दिया, रेत बना दिया, तो इसे हम लोग बोल देंगे कैटाबॉलिज्म। और ये रेत को जोड़ के हमने पत्थर बना दिया, इसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ये जब टूटेगा तो हमें कहाँ क्या मिलेगी, इससे ATP मिलेगी, और इसे जोड़ने के लिए हमें ATP खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। यही एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में अंतर है। इसमें देखो शुरू में कैटा है यानी कैट है, कैट यानी बिल्लिया, बिल्लिया क्या करती है, तोड़फाड़ मचाती ही है।
ठीक है। और इसमें क्या है, एना है, या ना यानी कि जुड़ना, ठीक है, अन्ना, ठीक है, उससे याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म तो हमने समझ लिया, चलो ठीक है। एनाबोलिज्म क्या है, कैटाबोलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल जुड़ती है और टूटती है, ये दो चीजें होती है। तो ग्लूकोज के साथ क्या हुआ ये तो बताओ। तो ग्लूकोज के साथ जो चीजें होती है, हाँ, ग्लूकोज के साथ जो भी चीजें होगी अब उसे देखिए बहुत ही खौफनाक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग जो भी चीजें होती है उस जो प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के साथ जो भी चीजें होगी उसे हम लोग बोल देते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये तो उसका नाम है ना भैया कि ग्लूकोज के साथ तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है ये तो बताओ। ग्लाइकोलाइसिस, और ये जो है ना एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, मतलब कि इससे एग्जामिनर प्यार करता है, समझो कि देगा ही देगा। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्रेविन साइकिल क्या है। तो क्रेविन साइकिल तो खैर कल करेंगे, जो आज का टॉपिक है वो आज करते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, तो देखो ग्लाइकोलाइसिस यानी कि इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक है आपका ग्लाइको, ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है लेसिस। यहाँ पे क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं। एक तो हमारा है ग्लाइको, दूसरा क्या है लेसिस, ठीक है। लेसिस का मतलब क्या होता है, लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। लेसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। और ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी कि अब ग्लूकोज को भी तोड़ा जाएगा, हाँ ग्लूकोज को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन आपने तो भैया बताया था कि हमको ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन भैया उसके आगे भी तो चढ़ना है। अब कार्बोहाइड्रेट को खत्म करते हैं, तो जब कार्बोहाइड्रेट को खत्म करेंगे, ग्लूकोज को खत्म करेंगे, तब भी तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिलेगी कैसे, तो अब इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसका पूरा प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा, इसमें पूरा प्रोसेस में क्या होगा, 6 ग्लूकोज को लेंगे, यानी कि 6CH12O6, यानी कि ये क्या है, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ठीक है। 6C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग 6 ग्लूकोज लेंगे और उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और इस ब्रेक डाउन को तोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, पायरूवेट बनाएंगे, ठीक है। तो भैया आपने तो बोल दिया पायरूवेट बनाएंगे, तो पायरूवेट बनेगा कैसे, इसका स्टेप क्या है। ऐसा तो डायरेक्ट थोड़ी है कि मंत्र मारा है ओम छू ग्लूकोज तो क्या बन जाए, पायरूवेट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। जी हाँ, इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं, ठीक है। देखो मैं स्टेप भी गलत लिख रहा हूँ, हाँ 10 स्टेप होते हैं इसमें। इसमें टोटल कितने स्टेप होते हैं, इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो 10 स्टेप होते हैं, इन 10 स्टेप को हम लोग देखेंगे एक एक करके। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं 10 स्टेप में से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10। ये जो स्टेप है ना ये इरिवर्सिबल है। ये जो स्टेप हैं ये क्या है, ये इरिवर्सिबल है, यानी कि ये होने के बाद से कभी वापस ये हो नहीं सकता। यानी कि समझो कि एक लकड़ी है, उस लकड़ी को अगर जो हम लोग जला देते हैं और उसकी जो ऐश बचता है, यानी कि जो राख बचती है, तो क्या उस राख से हम लोग लकड़ी बना सकते हैं दोबारा, नहीं। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे ही स्टेप नंबर 1, 3 और 10 ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। यह कहाँ होता है भैया, इसका लोकेशन भी तो बता दो। ये चीज़ें होगी, इसका 10 स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 हमने समझा कि ये दोबारा नहीं हो सकता, तो होगा कहाँ ये बताओ। अब ग्लूकोज हमारा इंस्टिशियल सेल में गया, तो इंस्टिशियल सेल में हमने आपको बताया था क्या होता है, हर सेल के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। हर सेल के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। सेल के साइटोप्लाज्म यानी कि ये जो मान लो कि ये क्या है, यह सेल है, ये जो खाली हिस्सा है ना इसी को हम लोग बोल देते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसी को हम लोग बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर तैर रहे हैं। समझो कि ये नदी है, नदी में पानी भरा है, उस पानी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ऑर्गन्स है, और ये जो पूरा पानी है ना इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। और इसको ये होगा, ठीक है। अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऑक्सीजन और एटीपी, ठीक है। एंजाइम तो लगेंगे ही लगेंगे,
टूल्स तो जो है वो लगेंगे लगेंगे, लेकिन जो प्राइमरी चीज़ है ऑक्सीजन होना चाहिए और एटीपी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग आते हैं आगे। अब ये होगा कैसे, उसके स्टेप को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप जो है इसके 10 स्टेप होते हैं। तो इसमें 10 स्टेप होते हैं, तो चलो पहले हम देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन के 6। ठीक है, 6 ग्लूकोज हैं। ठीक है, अब 6 ग्लूकोज हैं। अब यहाँ पे ग्लूकोज है, अब बोलेगा ग्लूकोज तो ये ऐसे है, तो अब इसके साथ क्या होगा, अब इसके साथ क्या होगा, देखो तो ये ग्लूकोज है। हाँ, समझे, ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज के पास आएगा एक एंजाइम, बोलेगा ग्लूकोज चाचा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, तो ग्लूकोज बोलेगा हाँ। तो वो एंजाइम क्या करेगा, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज जो है यह एक एंजाइम है जो आता है ग्लूकोज के पास और बोलता है क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ, तो ग्लूकोज बोलता है हाँ बिल्कुल रह सकते हो आप। तो जैसे यह हेक्साइन आया तो हेक्साइन को ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, एटीपी की। तो उसने एटीपी को बुलाया, बोला आ इधर आ, और एटीपी को क्या कर दिया, एडीपी में चेंज कर दिया। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें आपको मालूम चल रहा है यहाँ पे 3 क्या है, 3 यहाँ पे फास्फेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 फास्फेट है और यहाँ पे कितना फास्फेट बचे, 2। तो ये जो एक फास्फेट है क्या किया, ये हेक्सोकाइनेज जो है ना, ये इसका दोस्त बन के, ग्लूकोज का दोस्त बन के क्या बोला कि ग्लूकोज एक जादू देखेगा। ग्लूकोज ने बोला हाँ। तो जब ग्लूकोज ने बोला हाँ तो ग्लूकोज के सिर पे एक फास्फेट बैठा दिया, यानी कि ये उसके सर पे एक फास्फेट लगा दिया, जिसको हमने बोल दिया ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये 6 क्या बता रहा है, 6 फास्फेट का पोजीशन बता रहा है, यानी कि हेक्सोकाइनेज आया। हेक्सोकाइनेज ने एटीपी से एक फास्फेट लेके क्या किया, ग्लूकोज के सर पे बैठा दिया। ठीक है, ये मान लो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ ये क्या है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या होगा, 6 कार्बन होंगे। ठीक है, 6 कार्बन होंगे। तो 6 कार्बन में क्या करेगा, यह एक कार्बन नंबर 6 पे क्या करेगा, यहाँ पे ये एक फास्फेट बैठा देगा। अब ये 6 कैसे होगा, तो इसको जानने के लिए आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक 11th में पढ़ाया जाता है, 12th में पढ़ाया जाता है, उसमें ये आपको देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा 6 नंबर कार्बन पे क्या हुआ, फास्फेट बैठ गया। अब कैसे फास्फेट बैठाया, क्या किया, हेक्सोकाइनेज ने एटीपी से एक फास्फेट लिया और यहाँ से एटीपी को एडीपी में चेंज कर दिया, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फास्फेट लेके क्या किया, हमारे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के सर पे बैठा दिया, ले भैया फास्फेट एक। तो ये ग्लूकोज से क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया, यानी कि इसकी शादी हो गई किससे, फास्फेट की, फास्फेट से। जब इसकी शादी फास्फेट से हुई तो क्या हुआ, जब शादी के बाद से क्या होता है, हर इंसान बदलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे शादी के बाद से ये जो हमारा हेक्सोकाइनेज है वो चला गया, समझो कि ये बिचौलिया है और ये शादी करा के चला गया। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से हमारा आया फास्फेट। ठीक है, फास्फो क्या है, फास्फेफ्रक्टोज। ठीक है, ये एक एंजाइम है और ये एक एंजाइम है, तो ये आया है किसके साथ, फास्फेट के साथ। देखा कि फास्फेट है और इसकी शादी हो गई भाई। जब शादी हो गई तो उसमें किसी ना किसी को तो टांग अड़ाना ही थी। तो जब इसने टांग अड़ाया, जैसे कि कोई मान लो कि चलो नहीं ये बाद में आएगा, मैंने पहला ला दिया। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, शादी के बाद से क्या होता है भैया, शादी के बाद से इंसान बदलता है। तो यहाँ पे क्या ग्लूकोज नहीं बदलेगा, ग्लूकोज भी बदलेगा भैया। तो शादी के बाद से ग्लूकोज भी बदलेगा। तो शादी के बाद से ग्लूकोज ने क्या रूप ले लिया, फ्रुक्टोज का। अब बोलोगे कि यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कैसे बन गया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज कैसे बन गया। तो देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो क्या बना, 6 फ्रुक्टोज, एक सेकेंड, हाँ ग्लूकोज क्या बन गया, क्या बन गया, फ्रुक्टो 6 फास्फेट। ठीक है, ये क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। तो शादी के बाद से ये चेंज हो गया। तो ये फास्फेट कैसे बना, ये यहाँ पे सीधा था ना, 6 फ्रुक्टोज का मतलब होता है यहाँ पे आइसोमरिज्म हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आइसोमरिज्म हुआ। आइसोमरिज्म क्या है, इसको जानने के लिए भी आपको इनऑर्गेनिक जानना होगा, जो कि हमारे हिसाब से तो बहुत कम बच्चे जानते होंगे।
मैं थोड़ा का इसका मोटा मोटी बता देता हूँ। यहाँ पे 6 नंबर कैसा है, मतलब कि समझो कि इधर से 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग किए, 6 नंबर कार्बन पे हम लोग फास्फोट बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आइसोमरिज्म हुआ। आइसोमरिज्म का क्या मतलब क्या होता है, आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर OS जो है वो क्या होगा, आइसोमरिज्म। यहाँ पे समझो कि यहाँ से एक को कुछ उठा, यहाँ पे आके लग गया, तो इसी को बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे आइसोमरिज्म हुआ ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज आइसोमरिज्म होते ही फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया। जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में चेंज हो गया ग्लूकोज, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब चेंज हो गया तो देखा ये जो हमारा फास्फेट है वो देखा कि भाई ग्लूकोज के पास तो और जगह है, ग्लूकोज के पास तो और जगह है, तो वो बोला कि भाई ATP एक तू भी आ जा, और ATP को बना दिया ADP, यानी कि यहाँ से हमें एक मिला फास्फेट। जब यहाँ पे फास्फेट मिला तो ये क्या किया, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट पे एक और हमारा क्या किया, एक और फास्फेट ले आकर बैठा दिया, यानी कि फ्रुक्टोज के पास क्या हो गया, 2 फास्फेट हो गया। तो दोनों का लोकेशन क्या है, फ्रुक्टोज 1 6 20 फास्फेट, 20 यानी कि 2, ठीक है, फास्फेट। यहाँ से ये क्या हुआ, फ्रुक्टोज से 20 फास्फेट में चेंज हो गया। अब देखो मैं इसको मोटा मोटी समझा देता हूँ, ठीक है। ग्लूकोज है हमारे पास, ग्लूकोज चेंज हुआ ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फास्फेट कहाँ से आया, ATP टूटा, ATP से मतलब कि एक फास्फेट लिया और एक अपने सिर पे बैठा लिया कार्बन नंबर 6 पे, तो ये हो गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट ही है जिसको हम लोग फ्रुक्टोज बोल देते हैं। फ्रुक्टोज किसको बोलते हैं, इसमें आइसोमरिज्म हो गया, समझो कि एक कार्बन एटम उठ के या फिर एक कोई एटम उठ के अपना जगह चेंज कर लिया, बस वो फ्रुक्टोज हो गया। अब फ्रुक्टोज में क्या हुआ, फ्रुक्टोज जैसे ही जगह चेंज किया ना, तो उसमें एक बच गया एक और स्थान खाली, तो वहाँ पे जब एक और खाली स्थान बचा तो वहाँ पे क्या हुआ, एक और फ्रुक्टोज लग गया, यानी कि देखो ऐसे 6 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पहले से फ्रुक्टोज लगा था, जैसे ही चेंज हुआ तो वहाँ पे एक और खाली जगह बच गया, तो यहाँ पे भी एक और फ्रुक्टोज लग गया, यानी कि 2 फास्फोट लग गए, सॉरी 2 फास्फोट लग गए। तो फास्फोट लग गए, एक पहले नंबर पे लगा, एक 6 नंबर पे लगा, ठीक है। तो कौन सा पहला है कौन सा 6 है, इसके जानने के लिए काफ़ी डीप में ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा फ्रुक्टोज 1,6/20 फास्फेट है। अभी इसके पास आते हैं 2 रास्ते, ठीक है, यानी कि इसके पास आते हैं 2 रास्ते, यानी कि इसको 2 विकल्प दिया जाता है। आपके पास आए हैं 2 रास्ते, कौन कौन से भैया, पहला कौन सा है, पहला है हमारा ग्लाइको डिहाइड्रेट 3 फास्फेट, ठीक है। ये क्या है हमारा ग्लाइको डिहाइड्रेट 3 फास्फेट, ठीक है। और दूसरा कौन सा रास्ता है, दूसरा इसके पास है डाईहाइड्रो ऑक्सी फास्फेट, ठीक है। ये 2 रास्ते इसके पास आ गए। पहला क्या है, ग्लाइको डिहाइड्रेट 3 फास्फेट, दूसरा क्या है डाईहाइड्रो ऑक्सीटेनो फास्फेट। ये 2 रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बना है ना, ये वापस इसको इसमें चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको ग्लाइको डिहाइड्रेट 3 फास्फेट में चेंज कर देंगे, यहाँ पे 2 बना तो भी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा सा मतलब है, यहाँ पे ये जो आपका है ये 2 हो जाएगा, यानी कि G3P, ये G3P जो है वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका यानी कि 2x हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसको चेंज कर दे रहे हैं। इसको दिया तो ऑप्शन 2 चीज़ बनने के लिए दिया जा रहा है कि आप डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, बट आपको इंजीनियर बनने के बाद से भी हम आपको डॉक्टर बना देंगे, क्योंकि हमें डॉक्टर की नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आ गया है ग्लाइको डिहाइड्रेट 3 फास्फेट। अब यहाँ पे हमारे पास ग्लाइको डिहाइड्रेट फास्फेट आ गया, इंजीनियर को भी हमने डॉक्टर बना दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइको डिहाइड्रेट 3 फास्फेट को क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, यानी कि इसके बाद से जो भी चीज़ें बनेंगी वो हमारे 2 चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अब इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से ये चेंज होगा 1,3,20 फास्फो, ठीक है, ग्लाइकोलिक
ग्लाइकोरिक एसिड, ये चेंज हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे तो हम लोग केवल क्या किए हैं, लूज किए हैं भैया, सब कुछ दिए हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 ATP खर्च कर दिया जिसमें से 2 फास्फेट निकले थे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ND खर्च करेंगे। ND को खर्च करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, NADH प्लस, ये चीज़ बनेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ग्लाइकोरोडिहाइड्रेट 3 फास्फेट क्या आता है, डिहाइड्रो जेंसेस होता है, यानी कि यह एंजाइम है जो आता है क्या करता है, NAD को NADH प्लस में चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमको मिलता है 1,3 बाई फास्फेट फास्फोग्लिसराइड एसिड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी 2 मिल रहा है क्योंकि भाई ऊपर ही हमको 2 मिल गया था, डॉक्टर को भी हम, इंजीनियर को भी हमने डॉक्टर बना दिया था। तो यहाँ पे हमें ये हो गया। उसके बाद से क्या होता है, अभी तक तो हमने लूज किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, ADP जो है वो चेंज होगा किसमें, ATP में। तो क्या ये एक ही ATP चेंज होगा, नहीं, यहाँ पे हमें 2 ATP मिलेंगे। 2 ATP कैसे भैया, क्योंकि भैया ये 2 है ना, देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी अब तो 2-2 होगी। ठीक है, जो भी चीज़ें होगी अब तो 2-2 होगी। तो यहाँ पे हमें 2 ATP मिला है, यानी कि 2 ATP हम लोगों ने कमा लिया। अभी तक 2 खर्च किया, 2 कमा लिया, बराबर, अब मैटर बराबर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से हमारा होगा फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा, यानी कि पोजीशन चेंज होगा। यानी कि इसमें से क्या हुआ, एक P निकल गया, तो ये क्या होगा 3 फास्फोग्लिसरिक, एक तो इसमें से 2 ATP 2 फास्फोरस निकल गए ना, तो क्या होगा एसिड। तो 2 यानी कि 2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एक ही हैं, तो एक एक फास्फोरस दे दिए, तो हमारे पास सबके पास एक एक फास्फोरस बच गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा ये फास्फोरस फिर अपना जगह चेंज करेगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा, H2O रिलीज होगा। जब इसमें से पानी निकलेगा, रिलीज होगा इसमें से पानी, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बचेगा 2 फास्फोनल पायरुवेट। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास बचता है 2 फास्फोनल पायरुवेट बचता है हमारे पास। ठीक है, और पायरुवेट क्या है, ये पायरुवेट अब हमारे पास अल्टीमेट यही हमको चाहिए था, और इसमें हमने क्या किया, 2 फास्फोरस पायरुवेट बनाया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ADP से यहाँ पे फिर से एक बनेगा ATP, यानी कि यहाँ पे अभी हमको 2 ATP का गेन हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 2 ATP मिले। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 ATP मिले। जब यहाँ पे 2 ATP मिले तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 फास्फोफेनाइल पायरुवेट को चेंज करके कौन आएगा, यहाँ पे एक एग्जाम आता है जिसका नाम है पायरुवेट काइनेज, जिसका नाम है पायरुवेट काइनेज। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पायरुवेट में चेंज कर देगा, यानी कि ये जो हमारा अल्टीमेट ग्लूकोज था वो चेंज हो गया किसमें, पायरुवेट में। तो देखो अब एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। पायरुवेट मिल गया और हमें क्या हुआ, यहाँ पे 2 ATP गेन हुआ और यहाँ पे टोटल 2 ATP गेन हुआ है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने बचे भाई, टोटल 4 ATP आए। ठीक है, जिसमें से हमने माइनस कर दिया कितना ATP, 2 ATP माइनस कर दिया, यानी कि 2 ATP का तो फ़ायदा हो गया ना भैया। ये जो चक्र चल रहा है, इतना जो भसड़ मची, उसमें तो हमें 2 ATP का फ़ायदा हो गया ना। तो ये फ़ायदा कैसे हुआ, अब उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। ठीक है, तो 6 ग्लूकोज लिए हम लोग, और 6 ग्लूकोज में क्या किया हमने, एक ATP को तोड़ा और एक फास्फोरस को हम लोग 6 नंबर पे बैठा दिए। ठीक है, एक क्या किया हम लोग, एक फास्फेट को 6 नंबर के सर पे बैठा दिए, कार्बन नंबर 6 पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, फ्रुक्टोज बन गया। ये ने इसने क्या किया, एक फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, या फिर आइसोमरिज्म हुआ इसमें, या फिर क्या आइसोमरिज्म ही हुआ। तो उसमें क्या हुआ, ये जो है हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट था वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदल गया। जब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में बदला तो यहाँ पे फिर ATP आया, फिर अपना फास्फोरस दिया। जब एक और फास्फोरस दिया तो ATP बन गया ADP। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1,6 फास्फेट हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 फास्फोरस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं भगवान जी, इसको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो ग्लाइरोलिक डिहाइड्रेट 3 फास्फेट बन जाए, या फिर ड्राई ऑक्सीट्रियोन पायरुवेट बन जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ बनने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्लाइडोइक 3 फास्फेट बनाते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। यानी कि इसको 2 ऑप्शन दिया जाता है, या तो डॉक्टर बन जा या इंजीनियर बन जा, लेकिन इंजीनियर के बाद से भी तुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना ही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 डॉक्टर मिल जाते हैं। ठीक है, एक इंजीनियर को भी हमने डॉक्टर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डॉक्टर हमारे पास आ गए, तो हमने इसको क्या किया, चेंज किया ग्लाइक्रो 3 फास्फेट को। जब हमने इसको चेंज किया तो क्या हुआ, NAD को क्या हुआ, चेंज किया तो NADH प्लस बना, यानी कि यहाँ पे H प्लस जुड़ गया इसके साथ। किसकी मदद से, यहाँ पे एक
ये एंजाइम है। उसके बाद से क्या हुआ, 1,3 बिस फास्फोरो एसिड में चेंज हो गया, ठीक है। जब ये चेंज हुआ तो क्या हुआ, जब ये चेंज हो गया तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक एडीपी एटीपी बनेगा, यानी कि ये दो है, क्योंकि भाई हम दो चीज़ें लेकर चल रहे हैं ना, दो मॉलिक्यूल्स यहाँ से हो गए ना, डबल हो गए। तो यहाँ पे जब एडीपी एटीपी में चेंज होगा तो यहाँ पे कितना एटीपी बनेगा, 2 एटीपी बनेगा, ठीक है, क्योंकि भाई डबल है ना। और उसके बाद से 3 फास्फोरस और सिर्फ यहाँ से पानी निकाल दिए, ठीक है। तो जो पानी निकाले तो क्या बना, ये हमारा बन गया फास्फोरो ग्लिसराइड पायरुवेट, ठीक है। ये क्या बना हमारा, फास्फो इनोल पायरुवेट बना, ठीक है। इनोल है ये, फास्फो इनोल पायरुवेट बना। जब फास्फो इनोल पायरुवेट बना तो हमने क्या किया, एक एडीपी ले आया, एडीपी को चेंज कर दिया एटीपी में, तो एटीपी यहाँ पे हमें फिर 2 मिल गए, तो यानी कि टोटल हमें 4 एटीपी मिले हैं और फिर पायरुवेट बन गया। तो देखो ये चीज़ें तो हो गई। अब देखो अब इसमें क्या होगा, टोटल क्या खर्च हुआ, क्या बना, उसकी भी तो हिसाब किताब लगाया जाए। तो इसमें देखते हैं नेट क्या है, तो यानी टोटल एटीपी कितना यूज़ हुआ भैया, टोटल एटीपी यूज़ कितना हुआ, कितना हुआ, 2। कौन कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3, इसी स्टेप में तो हुआ था ना। और उसके बाद से कितना एटीपी प्रोड्यूस हुआ, एटीपी प्रोडक्शन कितना बना भैया, अब बताओ, हिसाब भी तो लेना है ना। तो इसमें कितना बना, 4 एटीपी बना, 4 एटीपी बना, कितना स्टेप नंबर कितने कितने में, 7 एंड स्टेप नंबर 10 में, ठीक है। ये हमारा एटीपी प्रोड्यूस हुआ 4, ठीक है, 4 एटीपी बना। अब यहाँ पे 4 एटीपी बन गया। जब 4 एटीपी बना तो इसमें NADH भी तो खर्च हुआ था, NADH खर्च होके कहाँ पे खर्च हुआ था, स्टेप नंबर 6 में। इसको भी तो जोड़ेंगे, क्या ये अनाथ है, नहीं, इसको भी करेंगे। यानी कि क्या हो रहा है भैया, यानी कि क्या, टोटल गेन कितना हुआ हमारा, टोटल गेन 2 एटीपी का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, 2 एटीपी, बस यही था। तो आपका चैप्टर होता है यहीं ख़त्म, ठीक है। और आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है आपका, होमवर्क है ग्लाइकोलिसिस का। ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, यानी कि ग्लूकोज से, ये जो ग्लूकोज से कैसे पायरुवेट बना, ठीक है, जो भी है पायरुवेट कैसे बना, इसका साइकिल आप बनाएंगे कितनी बार, 2 बार घर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।